इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भारत और चीन के से संबंधित जो विवाद आ रहे हैं उसके ऐतिहासिक तथ्यों को जानने और समझने का प्रयास किया था। तो उसी की कड़ी में आज का ये वीडियो है। उस पिछले वीडियो की बातों को आगे बढ़ाएंगे और भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीन चार चीज़ें जानी थी। एक जॉनसन लाइन जिसे कि भारत मानता है, एक मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन है जिसे चीन ने पहले खिंचवाया था लेकिन वो मानता नहीं है, और एक शिमला समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत तिब्बत और चीन का हिस्सा निश्चित किया गया था। चांगदो नदी के पश्चिम वाले भाग पे, पूर्व वाले भाग पे चीन और पश्चिम वाले भाग पे तिब्बत। यहाँ पे एक रेखा खींची जाती है, मैकमोहन रेखा, जो आज भी वर्तमान में भारत और चीन के बीच में एलएसी का एक हिस्सा है, और चीन इसको मानता नहीं है। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, और 1914 में शिमला समझौता हुआ था। 1947 तक अंग्रेज भारत में रहे, तब भी चीन के साथ में जो कन्फ्यूज़न था उसे उन्होंने दूर किया नहीं। अब इसी को हम आज के वीडियो में आगे जानते और समझते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, कोई भी जो देश होता है वहाँ की नीतियाँ होती है, उसके कुछ मूलभूत दर्शन होते हैं। तो ऐसा ही भारत और चीन के संबंध में भी है। भारत 1947 में आज़ाद होता है और दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान विभाजित होके। हमने गांधीवादी सिद्धांत को माना जिसका मुख्य था कि शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के द्वारा किसी समस्या का समाधान करना है। इसी को शांति और मध्य मार्ग कहा जाता है। सह अस्तित्व के सिद्धांत को हमने माना। सह अस्तित्व मतलब एक साथ सब रहें, मिलजुल कर रहें, एक देश दूसरे देश के अस्तित्व को स्वीकार करे, तो इन सिद्धांतों को मानता है। अब दूसरी ओर चीन का देखते हैं। चीन भी 1949 में एक क्रांति हुई थी वहाँ पे। उस क्रांति के फलस्वरूप वो भी दो हिस्सों में बटा। एक ताइवान के रूप में अलग हुआ और दूसरा जो एक मुख्य भूमि के रूप में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे कि हम मुख्य रूप से चाइना के नाम से, चीन के नाम से जानते हैं, वो सामने आया। तो बहुत कुछ दोनों में समानताएं हैं। दोनों दो देशों में विभाजित हुए, लेकिन शासन और दर्शन का जो नेचर था उसमें एक बहुत बड़ा फर्क था। हमारा गांधीवाद था, चीन ने किसे माना वो देखते हैं। तो चीन की जो नीतियां थी वो माओ से तुंग के सिद्धांतों से प्रेरित थी, अर्थात वो माओ से तुंग को मानते थे। ये माओ से तुंग कौन थे? तो एक क्रांति के ये बहुत बड़े नेता थे, और भारत के बारे में इनके विचार क्या थे वो हम जानते हैं। वो स्टूज ऑफ वेस्टर्न पावर, स्टूज का मतलब होता है कि पिछलगू। उनका यह मानना था कि भारत अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि यह पश्चिम की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, जो कैपिटलिस्ट सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को मानने वाला है और उनका पिछलग्गू है। और यह आज़ाद तभी होगा जब वहाँ पे, अर्थात भारत में, सीपीआई के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन होगा, तब भारत आज़ाद होगा। अब चीन की जो ये धारणा थी, ये एक आम धारणा है। कम्युनिस्ट जो कंट्री होते हैं उनकी ये धारणा होती है कि जो भी कैपिटलिज्म को मानने वाले लोग हैं, या मार्क्सवाद से, या जो कम्युनिज्म से हट के जो सिद्धांत मानने वाले लोग हैं, तो उनको वो गुलाम ही समझते हैं। और अगर जहाँ पे कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट से शासित जो सरकारें चलती हैं, उन्हें वो मानते हैं कि ये आज़ाद हैं। तो ऐसी उनकी एक आम धारणा होती है। तो उनकी इस संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण नीति होती है। वो नीति को क्या है? तो हैंड, पाम एंड फिंगर की नीति कहा जाता है। हैंड, पाम एंड फिंगर, इसमें हाथ कौन है? हाथ यहाँ तक के हिस्से को अगर देखेंगे तो इसको हाथ कहा, उन्होंने कहा ये हाथ है, अर्थात ये चीन है। पाम कौन है? ये पाम होती है।
तो ये तिब्बत है और ये 5 अंगुलियां हैं। तो 5 अंगुलियां कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख। तो ये पांचों जब मिल जाएंगे अर्थात तब जाके उनकी नीति कंप्लीट होगी। तो ये नीति है। तो इसको आप बड़े ध्यान से ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आज की जो उनकी नीति है, ये आज भी जो वो चल रहे हैं जिस रास्ते पे, तो उसी नीति को लेकर चल रहे हैं, उसी को पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज भी जो समस्या है वो क्या है? अरुणाचल को वो नहीं मानते हमारा हिस्सा, सिक्किम को भी नहीं मानते, नेपाल में वो अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, भूटान को भी कोशिश करते हैं और लद्दाख को तो खैर वो मानते ही नहीं है। तो इन सारे हिस्सों को वो पूरी तरीके से अपने में मिलाना चाहते हैं। तो यही नीति है। अब इसी से संबंध में उनकी 2 प्रमुख सिद्धांत चीन के बारे में फेमस है। एक क्या है? तो पहला है कार्टोग्राफिक अग्रेशन। इसमें क्या है? तो इस नीति में वो आसपास के जो मुल्क है अर्थात उनकी चीन की सीमा से जिन देशों के सीमाएं लगती हैं, उनकी जो साझा मैप जो होते हैं, उन मैपों में कमजोरियां ढूंढी जाती है चीन के द्वारा कि कौन सी कमजोरियां हो सकती है या कौन सी वैसी बातें हो सकती है जिससे कि पड़ोसी मुल्कों की भूमि पर अपना अधिकार जताया जा सकता है, दावा किया जा सकता है। और ऐसा ही वो करते हैं और दावा जताते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो नीति है उसको सलामी नीति कहा जाता है। सलामी नीति या इंच इंच पॉलिसी भी कहा जाता है, इंच इंच पोजेशन। अर्थात धीरे धीरे करके जो है सो पड़ोसी के जमीन को जो है सो कब्जा कर लेना है। आज 1 इंच, कल 2 इंच, फिर ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे स्टेप करके कब्जा करना है। तो ये प्रमुख नीतियां हैं उनकी, चीन की। अब जो है सो सलामी नीति में एक चीज़ है कि जैसे उन्होंने आज एक गली पे दावा करेंगे, अगर वो गली पे उनका कब्जा हो जाता है तो कल पूरे सड़क पे करेंगे, पूरे मोहल्ले पे करेंगे, फिर पूरे शहर पे करेंगे, फिर पूरे राज्य पे करेंगे। तो ये उनके विस्तार का तरीका है और वो तरीका अभी भी नहीं बदला है और वो माओवाद से प्रेरित है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, 1950 में 1949 में चीन अस्तित्व में आया और बिना देरी किए हुए वो अपनी नीतियों को पूरा करने में लग गए। सबसे पहला काम क्या किया? 1950 में उन्होंने तिब्बत पे आक्रमण किया। ये चांगदो नदी को चीन की 40,000 सेनाएं पार कर जाती है और कैप्चर कर लेता है तिब्बत को। अब अपनी जो नीतियां हैं उनको सही ठहराने के लिए क्या करते हैं कि वो क्या बोलते हैं कि हम वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म से मुक्ति दिलवा रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल देखिए, एक लेटर है, उसमें लिखा गया है, डॉक्यूमेंट है, उसमें ये बातें लिखी गई है। यूनिट ऑफ पीएलए, पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की जो सेना है उसे पीएलए कहा जाता है, हैव बीन ऑर्डर्ड टू क्रॉस ओवर तिब्बत इन ऑर्डर टू फ्री 3 मिलियन तिब्बतन। फ्री शब्द का इस्तेमाल किया गया। 30 लाख तिब्बतियों को आज़ाद करवाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। और साथ में जो है उसकी तिब्बतन फ्रॉम वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट ऑपरेशन एंड टू कंसोलिडेट नेशनल डिफेंस ऑन चाइनीज वेस्टर्न बॉर्डर। तो ये उनकी नीति है कि किसी देश पे वो तिब्बत पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं कि हम वहाँ के लोगों को एक मुक्ति दिलवा रहे हैं। किससे? पश्चिम की जो साम्राज्यवाद है उसके चंगुल से हम मुक्त करवा रहे हैं, आज़ाद करवा रहे हैं। भारत में भी ऐसा ही होता है। यहाँ के जो नक्सली संगठन और माओवादी संगठन होते हैं वो जब कहीं हमला करते हैं तो कई जगह वो पर्चे भेजते हैं। तो उनका क्या कहना होता है कि एक शोषक जो सरकारें हैं उन सरकारों के चंगुल से हम यहाँ की जनता को आज़ादी दिलवा रहे हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल जो है सो ये है, रिटन डॉक्यूमेंट है। अब इसके आगे उनकी क्या होती है? तो इसके जवाब में भारत का, क्योंकि तिब्बत जो है भारत का काफ़ी नज़दीकी
दोस्त होता है, दोनों की संस्कृति है, ऐतिहासिक संबंध होते हैं, तो वहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि भारत उनकी रक्षा करेगा। चीन चीन ने जो आक्रमण किया है, जो हमला किया है, तो भारत उसमें तिब्बतियों को मदद करेगा। लेकिन भारत की जो कदम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सा कदम होता है कि शांतिपूर्ण और बातचीत से तिब्बत के समस्या का समाधान होना चाहिए। एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। इसमें चीन के हौसले को एक और नई परवान मिलती है। उन्होंने क्या किया कि एक लेटर लिखा 30 अक्टूबर 1950 को, और लेटर में 3 बातों का जिक्र किया। पहला जो बात उन्होंने लिखा, चीन से जो लेटर आया उसमें कहा गया कि तिब्बत चीन का अभिन्न हिस्सा है। दूसरा कि तिब्बत का मामला हमारा घरेलू मामला है। और तीसरा, हमारे मामले में अर्थात तिब्बत के मामले में किसी भी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कितनी एग्रेसिव लैंग्वेज में लेटर लिखी गई है ये आप ध्यान दीजिए कि चीन अपने नीतियों पे कितनी दृढ़ता से आगे चल रहा था और हम किस दुनिया में जी रहे थे, कौन से सिद्धांत और कौन से चीज़ों को मानकर हम अपनी नीतियां बना रहे थे। अर्थात अल्टीमेटली हुआ क्या कि भारत की वो रही शांतिपूर्ण और बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान सुलझाना है। अब जो है सो उसी समय में एक और बात हुई थी कि यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य था कि भारत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि हम अभी उतने कैपेबल नहीं हैं, हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं है कि हम एक युद्ध को लड़ सकें। और दूसरी चीज़ ये कही थी कि भारत अगर हस्तक्षेप करेगा तो युद्ध होगा चीन के साथ में, और हम उसको नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि कमज़ोर हम हैं, लेकिन हम बोल भी रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। तो चीन अब पूरी तरीके से समझ गया कि भारत सैन्य दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर है। अब कुछ भी किया जा सकता है अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ पे जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बहुत एक्टिव रोल लिया 1950 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया, तो इनका अनुभव कश्मीर में जो कबायली आक्रमण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, तो उससे सबक लेते हुए कि वहाँ पे क्या नतीजा निकला था, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चला गया जो आज तक एक विवाद का कारण बना हुआ है। बिना देरी किए हुए उन्होंने हिम्मत सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। पहले इधर सेना नहीं रखे जाते थे, तो वहाँ पे असम राइफल को डिप्यूट कर दिया गया। चीन से लगी हुई सीमा पे पोस्टें बनाई गई और पूरी तरीके से 1 साल के अंदर आर्मी को रख दिया गया, क्योंकि पटेल का ये मानना था कि चीन का अगला निशाना अरुणाचल प्रदेश ही होने वाला है, यहीं पे हमला करेगा। तिब्बत पर तो उन्होंने आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया। अब जो है सो अगला निशाना यही है। प्लस यहाँ के जो शासन प्रधानमंत्री खास करके और रक्षा मंत्री जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे थे, तो वो बड़े निराशाजनक थे। और ये दुर्भाग्य है कि ज़्यादा दिन तक पटेल जीवित नहीं रह सके। 1950 में ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है, नहीं तो बाद में वो लद्दाख के लिए भी कुछ अलग तरीके से कर पाते शायद। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो तिब्बत पे उन्होंने तो आक्रमण किया, कब्जा कर लिया चीन ने। उसके बाद क्या करते हैं, तो वहाँ के दलाई लामा के साथ में एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट करते हैं, और उसमें तिब्बत के संस्कृति को मानने और एक ऑटोनोमी की तरह का एक आश्वासन दिया जाता है कि वो अपने धर्म और संस्कृति का संरक्षण कर सकेंगे, उसमें उनकी पूर्ण आज़ादी रहेगी। अब भारत के साथ में क्या होता है, तो भारत एक प्रस्ताव रखता है पंचशील समझौते का। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो मुख्य उद्देश्य तो चीन के तरफ से होता है कि भारत के जो व्यापार होते हैं तिब्बत के साथ, व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान, तो उससे संबंधित यह था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो विख्यात है, इतिहास में प्रसिद्धि मिली पंचशील सिद्धांत को, कि नेहरू ने एक 5
शर्त नहीं कहना चाहिए, 5 पॉइंट सुझाए थे, जिसे शांति का सुझाव कहा जाता है, वो रखी थी। वो कौन कौन से थे? तो एक दूसरे की सीमा का आदर करना है, आक्रमण नहीं करना है, एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, आपसी सहयोग रखना है और सह अस्तित्व रखना है। तो इस प्रस्ताव पर वहाँ के जो प्रीमियर थे चाउमिन लाओई, उन्होंने कहा कि इस पर हम हस्ताक्षर तभी करेंगे जब आप मान्यता देंगे कि तिब्बत जो है वो हमारा अभिन्न हिस्सा है। और नेहरू ने इसे मान लिया और साइन, तब जाके वो साइन किए। वो बोलते हैं कि अब हम दूसरे मामलों के समाधान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे मामले मतलब तिब्बत का जो मामला था वो तो अब निपट चुका। दूसरे मामले जो है सो अन्य जो विवाद हैं उनके समाधान के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है कि पंचशील का जो समझौता हुआ था वो हमने पावर ऑफ पोजेशन जिसे कहते हैं उसके अनुसार से नहीं किया था, बल्कि एक वीकनेस को हमने दर्शाया था। और उस वीकनेस को चीन ने पकड़ भी लिया था कि उसको हमने एक शर्त के रूप में, एक समझौते के रूप में किया था। अब आगे क्या होता है इसको देखते हैं। चीन इसके बाद क्या करता है कि एक रोड है जिनजियांग या इसी को सिकियांग भी कहते हैं, चीन के इस हिस्से से यहाँ पे तिब्बत के लहासा तक एक सड़क बनाई जाती है जो भारत के अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरती है। 1300 किलोमीटर कुल सड़क की लंबाई है, जिसमें 180 किलोमीटर भारत के क्षेत्र से होकर ये सड़क बना ली जाती है और भारत को इसका पता तक नहीं चलता है। 1957 में पता चलता है, और वो भी कैसे? तो चीन की अखबार में यह न्यूज छपता है कि ये जिनजियांग लहासा रोड बनकर कंप्लीट हो गया है और ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। आज इतनी ट्रकें यहाँ से पार हुई, तब जाकर यहाँ के लोगों को पता चलता है कि हमारे क्षेत्र से एक हाईवे गुजर गई और हमें पता ही नहीं चला। ये था हमारे सुरक्षा तैयारी और हमारी तैयारी चीन से हमको कैसे निपटना है, ये हमारी तैयारी थी कि एक पूरी हाईवे हमारे क्षेत्र से बन गया और हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद क्या होता है कि पंडित नेहरू ने इस सड़क का विरोध किया कि ये हमारे क्षेत्र से गुजरता है। उसके बाद भारत और चीन के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अब इसी में 1959 में क्या होता है, तो तिब्बत में चीन ने दमनकारी नीति अपनानी शुरू कर दी। 17 पॉइंट एजेंडे को उन्होंने तोड़ दिया। 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो हुआ था उसको तोड़ दिया। तो वहाँ के जो दलाई लामा, जो वर्तमान में जो दलाई लामा है, वो भाग के भारत आ जाते हैं अपने समर्थकों के साथ। उन्हें अरुणाचल प्रदेश में एक शरण दिया जाता है पहले, और बाद में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो चीन ने इस घटना का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने पंचशील समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। उल्लंघन किस तरीके से किया है? तो दलाई लामा चीन का एक विद्रोही नेता है और उसको भारत ने एक राजनीतिक शरण देकर गलती की है। अब यहाँ के बाद से भारत और चीन के बीच में विवाद और भी गहराने लगता है। लेकिन तब भी हम जो है सो एक खुशफहमी में जीते रहे। चीनी भारत, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते रहे, और कभी नेहरू ये सोच ही नहीं पाए कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। तो हमारी सेना की तैयारी भी नहीं थी उस तरीके से। और आलम तो यह है कि उस समय के जो फील्ड नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे वो बीके कॉल थे। वो सेना की तैयारी के लिए जो खर्च करना हो उसे भी लेने से इनकार कर दिया कि नहीं, अभी देश की स्थिति नहीं है कि हम सेना पे इतना खर्च कर सके, ज़रूरत क्या है। उस समय के रक्षा मंत्री वीके मेनन, वो भी कुछ उसी तरीके के थे। तो ये सारी चीज़ें गलत सिद्ध हुई। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला कर दिया
हमला कहाँ से शुरू हुआ? पैंगोंग लेक वाले एरिया से हमला शुरू होता है और इधर नेफा अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आता है, यहाँ भी उन्होंने आक्रमण किया। दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण किया। भारतीय सेना बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी, साजो सामान नहीं थे। ठंड में लड़ने के लिए, तापमान में ठंडे के दिनों में यह हमला हुआ था, तो वो कपड़े भी नहीं थे। तो वो साधारण जूते पहन के, वही कपड़े पहन के वो लड़ रहे थे। गोला बारूद पर्याप्त मात्रा में थे नहीं, तो वो हार निश्चित थी। हमने वो जो है सो एक बहुत बड़ी हार हुई 1962 के युद्ध में, और वो हमें मानसिक रूप से बहुत बड़ा आघात देकर चला गया, जो कि हम उतना बड़ा आघात कि अभी भी उस सदमे से हम पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं। तो उसके बाद 1 महीने के बाद 21 नवंबर 1962 को चीन एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा करता है। अरुणाचल प्रदेश के जिन हिस्सों पे वो कब्जा करता है उसको छोड़कर वो वापस पीछे लौट जाता है, लेकिन इस एरिया में वो यहाँ से आके इस जगह तक वो आ जाता है। अब ये जो लाइन है यही LAC बन जाती है, यहाँ तक आ जाती है। तो यही वर्तमान में LAC है। इसको भी अभी नहीं मानता है और अंदर घुसना चाहता है, भारत के क्षेत्रों पे कब्जा करना चाहता है। तो इस युद्ध के बाद कोलंबो में एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक समझौता होता है कि चीन 100 किलोमीटर पीछे हटेगा, लेकिन वो 100 किलोमीटर पीछे नहीं हटता बल्कि 30 किलोमीटर ही पीछे हटता है। तो चीन की वो नीति हमेशा से वो रही है, अविश्वासी देश है। जो वो संधि और समझौते करता है उसको वो पूरा नहीं करता है, मुकर जाता है। तो यहाँ भी वो 100 किलोमीटर पीछे हटने का वादा करता है, परंतु 30 किलोमीटर ही पीछे हटता है। तो चीन पर विश्वास करना काफ़ी कठिन है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वह एक धोखेबाज मुल्क है। तो उसी के अनुसार हमारी सैन्य तैयारी और कूटनीतिक स्तर पे भी तैयारी, आर्थिक मोर्चे पे तैयारी, हर दृष्टि से एक जो टोटल वार की तैयारी होती है, उस मोड में हमें हमेशा रहना होगा। आगे की वीडियो में सीमा से संबंधित जो और भी विवाद हैं और एक दूसरे के प्रति जो नीति हैं चीन और भारत के, वो देखने और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम समझते हैं कि ये जो 2 वीडियो ऐतिहासिक तथ्य से जुड़े हुए थे, तो इनको जानने के बाद सीमा विवाद समझने में और भी आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।